हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। कल जो लास्ट क्लासेस हुई थी, लास्ट की वीडियोस आपने देख ली होंगी। लास्ट की वीडियोस में क्या कराया था, मैंने एटम एंड इसका स्ट्रक्चर बता दिया था, किस तरीके से एटम की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से साइंटिस्ट आए, उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करी, फिर आगे और साइंटिस्ट आए जो उनके ड्रॉबैक्स थे उनको उन्होंने करेक्ट किया। तो ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में करा चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी जाके एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक को कराया गया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी एंड बॉन्डिंग। क्या? बैलेंसिंग एंड केमिकल बॉन्ड्स, इसके बारे में हमें आज स्टडी करनी है। क्या? वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्ड्स। आपको याद होगा जब मैंने एटम्स पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था, ये बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद इसके चारों तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में। ये सब कुछ मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जाके एक बार चेक कीजिए। ये मूव कर रहे हैं चारों तरफ, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज है। अब इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, देखिए जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल कराऊंगी तब मैं आपको सबका याद करने का कि हाँ कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है, किस एटम का क्या एटॉमिक नंबर है, ये सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जैसे मान लेते हैं हमने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। अब हमें 11 अरेंज करना है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे ऑर्बिट्स है। तो किस तरीके से अरेंजमेंट होती है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 2, 8 एंड जितने भी एक्स्ट्रा बचे, अब कितने बचे 1, तो वो यहाँ पर आ गया। तो यानी कि ये कौन कौन सी शेल में है मैंने बताया था, के, ऑर्बिट, एल, एम एंड एन। इन चारों ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, इनको फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैलेंसी बताते हैं कि वैलेंसी। अब पहले एक बार देख लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वैलेंसी को कैसे ठीक करते हैं, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है, जैसे ये इसका फॉर्मूला है, ये कॉमन फार्मूला है वैलेंसी निकालने का, ठीक है। एन यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ भी, N1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये इसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है। देखिए अब वैलेंसी होता क्या है, जितने भी हमारे एटम्स हैं, जो भी हमारे एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो हमारी शेल है, जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, वो कंप्लीटली फिल हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, स्टेबल। तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो स्टेबल हो जाएंगे तो उन्हें किसी से रिएक्शन करने का मतलब, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा ना। जैसे होता है ना कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुका है तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस तरीके से हर एक एटम चाहता है कि हम अपनी आउटर शेल को क्या कर लें, फिल कर लें, कंप्लीट कर लें, जिससे कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है। क्या डेफिनेशन लिखिए जरा मेरे साथ। एवरी एटम वांट्स, एवरी एटम वांट्स, क्या चाहते हैं, दैट देयर आउटर शेल completely filled, is completely filled। क्यों चाहते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी by which they further by which it further not react any atom। ठीक है, अगर वो स्टेबल हो जाएंगे तो क्या, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी भी एटम से रिएक्ट नहीं करेंगे, कहीं पर भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कहीं पर भी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। लिखा है ना, नॉट रिएक्ट। क्लियर होगी सबको बात, वैलेंसी क्या होगी, सबको क्लियर हो गया? ठीक है,
जो अब एक और चीज होती है, जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये जो आउटर मोस्ट है इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ये हमारी शेल है KLMN। इसे मान लीजिए इसमें KLMN इस तरीके से हम फिल करते हैं। मान लीजिए ये है 2, 8 और 1, ठीक है। तो जो आउटर शेल है, आउटर शेल में कितने हो गए, 1, आउटर शेल में कितने हो गए, 1। अच्छा, कंप्लीट करने का क्या होता है, इसका क्या होता है, इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, कैसे, 2, 8, 8 एंड 8, ठीक है। ये उसकी होती है पहले, यानी जो फर्स्ट शेल है, जो स्टार्टिंग वाली है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद हम 8 अगर फिल कर देते हैं तो इसका मतलब वो कंप्लीट हो गई, वो पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। यानी इसकी एक कैपेसिटी है। अगर आप मैं आसान भाषा में आपको जनरल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो स्टार्टिंग की जो पहला इलेक्ट्रॉन के पास वाली शेल है उसकी कैपेसिटी है 2 की, वो 2 फिल कर सकती है। उसके आउटर वाली जितनी भी है 3 और है, वो उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो 8 फिल कर सकते हैं। क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे 2, 8, 1 यानी 11 ले लिया हमने, 11 एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा, 2 आएंगे फर्स्ट में, सेकंड में आएंगे 8 और लास्ट वाली ये बचा 1। तो जो ये 1 है, ये 1 कंप्लीट नहीं है। अब जो ये वाली शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। कंप्लीट करने के लिए उसे कितने चाहिए एटम्स, कितने एटम्स और चाहिए, इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि लास्ट वाली में तीनों में कितने होने चाहिए, 8। तो यानी अगर इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या फिर अभी मैं आगे बताऊंगी और क्या चीजें मैं कहना चाह रही हूँ। एक चीज और है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एक दे भी तो सकता है। हाँ, अगर ये एक दे देगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड है और कंप्लीटली इसमें फिल्ड है। अब ये देगा या फिर इसको चाहिए, ये सब अभी मैं आगे की क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको क्लियर करवा दूंगी कि ऐसा क्या करना है इसे। क्लियर, तो मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझिए कि जो आउटर मोस्ट शेल में जितने बचे यहाँ पर ना, वही उसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। मतलब वो उसे कंप्लीटली फिल करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, किसी रिएक्ट नहीं करेगा, वही आपकी वैलेंसी। अब एक बार फिर से बता देती हूँ, सारे एटम्स क्या चाहते हैं कि उनकी आउटर शेल है जो वो कंप्लीटली फिल हो जाए। किस लिए, क्यों हो जाए, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टू अटेन स्टेबिलिटी। उसके बाद वो क्या करेंगे, अगर जब स्टेबल हो जाएंगे तो वो किसी से भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अब वो आराम से रहेंगे, कहते हैं ना, सुकून से रहेंगे, इस तरीके से। क्लियर होगी सबको बात, आगे बढ़े हम। देखिए, अब जो आपको एक रूल है वो क्या है, रूल ऑफ ऑक्टेट। अब मैं बता दूं, जो ये मैंने बताया ना वही बताऊंगी, इसलिए चलिए रब कर देखिए, रूल ऑफ ऑक्टेट, हेडिंग लगाइए रूल ऑफ ऑक्टेट। रूल ऑफ ऑक्टेट, इसमें क्या है, ये क्या कहता है, एन एटम, रूल ऑफ स्टेट says that, rule of state says that an atom can have maximum, an atom can have maximum 8 electrons in the outermost shell. 8 electrons in the outermost shell. क्यों चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों चाहिए, टू अटेन, या फिर यहाँ आप लिख लीजिए, each atom tries to complete its outermost shell and each atom wants to completely filled their outermost
शेल टू अटेन स्टेबिलिटी। देखिए ये वही है जो मैंने आपको बताया ना, वैलेंसी पता है वही है, बस इसमें क्या है, ये रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि 8 चाहिए उसे, जो आउटर उसकी आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसे 8 चाहिए। 8 होने के बाद क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर वो स्टेबल हो गया तो वो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा वैलेंसी की जरूरत क्यों है, क्यों होते हैं वैलेंसी, क्यों है इनके पास? वैसा तो नहीं था कि हमें वैलेंसी पहले से पता था, जब हमने देखा कि कुछ एटम्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपस में रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो वैकेंट है, खाली है, इस वजह से क्या है, वो एक दूसरे से रिएक्ट कर पा रहे हैं। अगर वो कंप्लीटली फिल होती तो वो रिएक्ट नहीं कर पाते। ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं आपके, ऐसे भी कुछ एटम्स हैं जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अभी जैसे जैसे क्लास आगे चलती जाएगी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से एलिमेंट है और उनको हम क्या नाम देते हैं और किस नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया सबको, रूल ऑफ ऑक्टेट क्लियर हो गया। आगे बढ़े अब नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एक बार मैं इसे समझा देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक CO2 का। क्लियर, CO2, ऑक्सीजन कार्बन में कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसे लिखना चाहूं, अगर मैं कार्बन को लिखना चाहूं, कार्बन को, तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 और 4, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए 4। और ऑक्सीजन को लिखना चाहूं तो कितने आ गए इसमें 2 और 6, यानी आउटर मोस्ट में कितने आ गए 6 आ गए। अब देखिए कैसे बनेंगे, ये लिखा C, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, CO2 कैसे बनता है, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, ये हो गया आपका। क्लियर है। अब देखिए जो कार्बन है उसके पास 2 तो पूरे फिल है, कंप्लीटली फिल है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख देते हैं 1। क्लियर, और 4 ऐसे यानी 1 2 1 2। क्लियर, ऑक्सीजन में 2 तो हैं और 6 पूरे इस तरीके से 2 2, उसके बाद 1 2 3 4। ये मैं आपको अरेंजमेंट बता रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से। देखिए अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, कार्बन के पास 4 है, कार्बन के पास 4 है, 4। ठीक है। अब देखिए इसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, 2 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ से लेगा, इस तरीके से इसने ले लिए। क्लियर है। अब इसके पास कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसकी ऑक्टेट जो आउटर मोस्ट शेल थी वो कंप्लीट हो चुकी है, हो चुकी है, क्योंकि इसके पास कितने हो गए 8 हो गए। अब इसके पास टोटल कितने हो गए आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए। अब ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने 6 है, अब उसे 2 और चाहिए, कितने चाहिए 2 चाहिए। अब 2 कैसे मिलेंगे उसे, जैसे कि इनको हम यहाँ बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब इसको 2 चाहिए तो कैसे मिलेंगे, ये वाले हैं जो, थोड़ा सा इनको दूर बनाते हैं इससे। अब ये 2 यहाँ से इसे मिल गए। अब ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दिख रहा है ना सबको, ये सबको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और बड़े बड़े बना देती हूँ ये इस तरीके से। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हैं जो आउटर मोस्ट शेल में है ना, जो वैलेंसी है इनकी वो रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का कंप्लीटली फिल हो गया। अब ये वाली भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल हो जाएगी। अब मेरे को ये बताइए कि ऑक्सीजन के पास अब 8 हो गए या नहीं हो गए, कैसे हो गए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से कार्बन के 2 हो गए, यानी टोटल कितने हो गए 8। इस तरीके से यहाँ के ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 8 हो गए, कार्बन के कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये दिख रहे हैं सभी को। क्लियर है, इन्होंने अपनी ऑक्टेट क्या कर ली, कंप्लीटली फिल कर ली। अब जो CO2 है, ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया एक स्टेबल कंपाउंड हो चुका है। क्या बन चुका है, ये एक स्टेबल कंपाउंड। अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा किसी से भी, क्यों, क्योंकि कार्बन की और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल है जो ऑक्टेट है, जो बाहर वाली ऑर्बिट है वो क्या है कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी
अटेन कर चुका है। क्लियर हो गया? ये है आपका रूल ऑफ ऑक्टेट। मैंने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आप थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से H2O का बनेगा, हाइड्रो जल जो वाटर है वो, ठीक है। अब देखिए एक और चीज देखिए ध्यान से, ये आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके, ये वाले जिसपे मैंने टिक कर रखा है ये ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है किसमें, बॉन्ड बनाने में, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करने में। क्या करने में? एक दूसरे को कंप्लीट करने में। तो मैं लिख सकती हूँ द इलेक्ट्रॉन्स which participate in this process is called valence electron, क्या कहते हैं उन्हें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको ये बात? जितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है इसके कार्बन और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में, है ना, कंप्लीटली फिल करने में, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की या किसी और का भी बनवाना चाहूँ, मान लीजिए H2O का बनवा रही हूँ मैं, ठीक है, H2O का एक बार ट्राई कर लेते हैं। H2O का कैसे? ऑक्सीजन बीच में आएगी, हाइड्रोजन में कितने होते हैं एटम? 1। क्लियर? देखिए ऑक्सीजन बीच में आएगी, हाइड्रोजन इसके दोनों साइड में आ गई। अब हाइड्रोजन के पास तो 1 1 होते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2 और 6, यानी जो 6 होते हैं वो क्या होते हैं? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बनाती है। क्लियर? अब देखो ये 2 4 और 6, ये हो गई ऑक्सीजन पूरी कंप्लीटली फिल हो गई, ऑक्सीजन कंप्लीटली फिल हो चुकी है, ठीक है। 8 हो गए, 2 4 6 और ये 8। और अब हाइड्रोजन कैसे फिल होगी? ये 2 हो गए और ये भी 2। तो क्लियर हो गया आपको H2O कैसे बना? ये क्लियर हो गया, H2O बन गया, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गई। इसलिए क्योंकि इनकी ऑक्टेट फिल हो चुकी है, तो जो H2O है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है? स्टेबल कंपाउंड है, ये फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ये सबको क्लियर है बात? बताइए एक बार, कमेंट कर दीजिए फटाफट से कि सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं किसमें? कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए हमने वैलेंसी देख ली, वैलेंसी क्या होती है ये हमें पता चल गया, रूल ऑफ ऑक्टेट देख लिया, हमने कंपाउंड्स को बना के देख लिया कि वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, ये तो हमें पता चल गया, है ना। लेकिन अब हमें ये बताना है कि जो वैलेंसी है वो डिसाइड कैसे की जाती है ना, किस तरीके से डिसाइड की। आपको समझ आ रहा है सब कुछ जो मैं बता रही हूँ? क्लियर हो रही है चीजें? एक बार कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकें। देखिए क्या है कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। टॉपिक डालिए, टॉपिक का नाम कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एटम। ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं हम वैलेंसी ऑफ एन एटम या एलिमेंट, कुछ भी लिख लीजिए आप। देखिए अगर जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4 या 4 से लेस। if valence electron are less than are 4 और less than 4 और less than 4, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? उनकी वैलेंसी क्या होगी? 1 to
3 क्लियर है? क्लियर है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या बोला मैंने आपसे? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लिख लें, नेक्स्ट लिख लीजिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4 और लेस देन 4, सॉरी मोर देन 4, मोर देन 4, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? 4 से ज्यादा होंगे। तो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी क्या होगी? 3, 2, 1। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है? अब आप बोलेंगे नहीं हमें कुछ भी समझ नहीं आया। किसी को भी समझ नहीं आया हो कि मैंने किस तरीके से लिखा है ना? और 0 भी सकता है, यानी कंप्लीटली वो क्या हो जाएगी। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या है? सोडियम। सोडियम में कितने हैं? 11। 11 का मतलब क्या हो गया? 2, 8 और 1। अब मेरे को ये बताइए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। कितने हैं? 1, यानी 1 यानी लेस देन 4। तो लेस देन 4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। तो यानी जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है? 1 है। कितनी है इसकी वैलेंसी? 1 है। क्यों है 1? क्योंकि ये लेस देन 4 है। क्लियर? क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है। अब आते हैं इससे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 2, 6, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने हो गए? 6 है। उसमें कितने हैं? 6। अब मेरे को ये बताइए, जब इसके पास 6 है तो मोर देन 4 है, तब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसे कितने चाहिए होंगे? कितने चाहिए होंगे? इसे 2 और चाहिए होंगे। तो जो इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन की, वो कितनी है? 2। और सोडियम की वैलेंसी कितनी है? सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। ऐसा क्यों है? इसकी 2 है। देखिए ध्यान से बताइए, मेरी बात सुनिए। आपके पास ना कोई बकेट है, बकेट नहीं है, मान लीजिए आपने कहीं पॉलिसी में किसी चीज में पैसे डाल रखे हैं, ठीक है। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपके पास जितने पैसे थे आपने सारे उसमें डाल दिए। अब वो आपसे कह रहे हैं कि या तो आप 10,000 रुपीज ले लीजिए हमसे, है ना, या फिर आप हमें 1,00,000 रुपीज, 90,000 रुपीज दे, ताकि वो कंप्लीट हो जाए, पूरा 1,00,000 का बन जाए पैकेज, और आपकी जो है फर्दर हम आगे चीजें करा सकते, ठीक है। किसी पॉलिसी वगैरह में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप क्या करना चाहेंगे? अब आपके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या करना चाहेंगे कि 10,000 रुपीज आप क्या करेंगे? ले लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। अब 90,000 का आप अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? वो बहुत ज्यादा जो है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और आपके पास पैसे भी नहीं है। अगर पैसे होते तो दे देते, आपके पास है नहीं, किसी से लेंगे, फिर आपकी जो पॉलिसी है वो कब जाके मैच्योर हो गया, आप कब रिटर्न कर पाएंगे? तो उससे अच्छा आप क्या सोचेंगे कि ऐसा करते हैं 10,000 रुपीज ले लेते हैं, तो हमारी पॉलिसी जो बाकी पैसे हैं उनके ऊपर कंटिन्यू जाएगी, जो हमने पहले से रिजर्व कर रखे। क्लियर है? ऐसा सोचेंगे ना आप, ऐसा ही करेंगे। तो सोडियम भी क्या करेगा? इसके पास 1 है, अब इसे अगर चाहिए होंगे, अगर इसे अपनी ऑक्टेट लेके पूरी करनी है तो इसे 7 चाहिए होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर की वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे, है ना। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसकी कंप्लीट हो जाएगी बैलेंस, जो उसकी ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो 1 दे देगा आराम से। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। अब ऑक्सीजन पे आई, यहाँ पर क्या है? 2, 6। अब मेरे को बताइए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसको 6 देना इजी रहेगा या फिर 2 को लेना, है ना। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? गेन करना चाहेगा, लेना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही उसकी वैलेंसी क्या, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए, वही मैंने पॉलिसी बताई आपको, मान लीजिए उसमें आपके 90,000 रुपीज पहले से डले हुए हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि 10,000 रुपीज और दे दीजिए, तो आपके कंप्लीट 1,00,000 हो जाएंगे, और आपकी पॉलिसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। या फिर ऐसा कीजिए 90,000 रुपीज ले लीजिए। तो अब अगर आप है तो आप क्या सोचेंगे कि ऐसा करते हैं, 10,000 रुपीज की तो बात है, किससे ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ हम उसे रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है पूरी 1,00,000 हो जाएगी, तो पॉलिसी उसके ऊपर कंटिन्यू हो जाएगी, है ना, जो जिस भी पॉलिसी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। और आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोचेंगे 90,000 ले लेते हैं, आप सोचेंगे इतना बड़ा अमाउंट हम लेके भी क्या करेंगे, हमें कोई जरूरत भी नहीं है ऐसे। तो आप क्या करेंगे? वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा
अच्छा समझेंगे। तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा एज कम्पेयर टू 6। अब आपको पता चल गया वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है, वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है सबको पता चल गया। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है बताइए जरा, किसी को कुछ पूछना है? आप जरा मेरे को ना एक बार कमेंट करके क्लोरीन की वैलेंसी बता दीजिए, क्लोरीन की वैलेंसी बताइए। जब तक क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए, वेट कर रही हूँ मैं आपके कमेंट का, जल्दी कीजिए, जब तक मैं इसे हटा देती हूँ। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, सेवनटीन का मतलब हो गया 2, 8 और 7। आटम शेल में कितने हैं? 7 है। तो क्या है इसकी वैलेंसी? वैलेंसी क्या है इसकी? 1। ठीक है, क्योंकि 1 लेना इसके लिए ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू कि 1 उसे लूज करना हो। बात समझ आ गई सबको? ये क्लियर है? तो लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। चलिए अब एक चीज और समझिए, जो चीजें हमने समझी क्या कंप्लीट करने का जो हमारा प्रोसेस था उसके कुछ पॉइंट लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट था कि पहले सबसे पहला क्या था कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, सेक्रीफाइस कर दे। क्या? बाय सेक्रीफाइसिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? या फिर क्या कर दे, वो गेन कर ले। क्या कर ले? गेन कर ले। ठीक है, दिख रहा है सभी को जो मैं लिख रही हूँ? बाय गेनिंग इट्स gaining electrons from another atom। इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको? गेन करने वाला क्लोरीन। और इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको? सोडियम। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है? एग्जांपल है इसका क्लोरीन और इसका सोडियम। क्लियर? आगे बढ़े हम। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो कि जिनके पास उनकी ऑक्टेट है वो फुल होती है, कंप्लीटली फिल रहती है। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वो कौन से हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल होती है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं हम उन्हें? नोबल गैस। आपने नाम तो सुना ही होगा। जो नोबल गैस होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब हम इसे बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। क्या क्या बोलते हैं हम इसे? स्टेबल। स्टेबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे डाल दो वैसी पड़ी रहती है ना, नोबल गैस। तो नोबल गैस है कितनी हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में? कितनी है टोटली? 6 नोबल गैस। कितनी है? 6 नोबल गैस। कौन कौन सी जरा बताएंगे एक बार? हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन। उसके बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेयॉन। क्रिप्टॉन, जिनोन और रेयॉन। टोटल 6 हो गई। 2 2 2। क्लियर? टोटल कितनी गैसेस है हमारे पास? 6 गैसेस है। और ये क्या है? स्टेबल है। क्या है ये? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीट है।
इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, नोबल गैस बोल रहे हैं, स्टेबल बोल रहे हैं, नॉन रिएक्टिव बोल रहे हैं, और क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। क्या बोल रहे हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब ये ऐसी गैसेस हैं जो रिएक्ट नहीं करती किसी से भी। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह पर हीलियम का यूज होता है, हीलियम का यूज कई जगह होता है, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जो नॉन रिएक्टिव है, कहीं भी आप डाल दोगे, जैसे आप डालोगे वैसे चुपचाप बैठी रहेगी, पड़ी रहेगी इसके अंदर। ये नहीं है कि जाके उससे जो रिएक्शन हो रही है उसे अनस्टेबल करे, उसके अंदर इंटरफेयर करे, ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन किसी और गैस को डालेंगे तो वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगी और इंटरफेयर करेगी सारी रिएक्शंस में। क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें, वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या, वैलेंस शेल देखिए, आपने अभी तक वैलेंसी वैलेंसी वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें देख ली, फिर भी मैं एक बार एग्जाम्पल से बता देती हूँ आपको। जैसे एन ए है, एन ए का क्या है 11, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 281, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस बीच में, के बाद ये आउटर मोस्ट शेल, इस तरीके से। अब हमें रिप्रेजेंट कितने करने हैं, 2, यहाँ पे हमने कर दिए 1 और 2, अब हमें करना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबको दिख रहा है, विजिबल है ये कैमरे में, क्लियर। अब 1 इसका कहीं भी कर दीजिए आप, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट शेल है, मतलब बैलेंस शेल है। जिस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस शेल। और और क्या कहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसे पार्टिसिपेट करना है रिएक्शंस में, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर क्लोरीन का बनाना चाहूँ तो क्लोरीन का क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये और क्या होगा इसका, 2 8 और 7, तो 2 फिर 8, सॉरी 2 यहाँ बनेगा, 8 यहाँ बनेंगे और 7 यहाँ बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात। आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया, एक कम रह गया, तो जो एक कम है वो क्या है, वैलेंस। और जिस शेल में कम हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस शेल। क्या, वैलेंस शेल। और जो इलेक्ट्रॉन बचा है जो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, बॉन्ड बनाने में, उसे बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में जुड़ेंगे, जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है केमिकल बॉन्ड। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस इन विच, यानी हम बोल लेते हैं द एटम डज नॉट हैव द एटम डज नॉट हैव does not have an independent presence, an independent presence in nature,
इन नेचर। सो जो कोई एटम है उसकी कोई इंडिपेंडेंट प्रेजेंस नहीं है नेचर में। सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल और molecules of same or different एटम्स। क्या? डिफरेंट एटम। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये डिफरेंट एटम से सेम एटम्स बनाते हैं उसे बोलते हैं विच इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गई सबको? ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या क्या बनता है केमिकल बॉन्डिंग के बाद? मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं और आयंस बनते हैं एक्सेट्रा। क्लियर हुई? ठीक है, मैं बताती हूँ। जो एटम है, जो अकेला एक एटम है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई इसकी इंडिपेंडेंट प्रेजेंस नहीं। जैसे मैंने लिखा O, तो O क्या है? कुछ भी नहीं है। H क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन O2 एक गैस है, H2 एक गैस है, H2O वाटर है। इस तरीके से क्या है? ये इनकी प्रेजेंस है। CO2 क्या है? गैस है। तो इनकी इंडिपेंडेंट प्रेजेंस कुछ भी नहीं है नेचर में। तो इसलिए इन्हें क्या बनाने पड़ते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं, कंपाउंड बनाने पड़ते हैं और आयंस बनाने पड़ते हैं। जिससे क्या होगा? इनकी एक आइडेंटिफिकेशन बनेगी। और जब वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, तो किसके थ्रू बनाएंगे? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। किसके थ्रू? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। तो वो अलग अलग टाइप की होती है। तो अब एक एक करके उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो जो हमारी फर्स्ट है, अगर हम डिवाइड करें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो इनके कितने टाइप्स हैं? इनके मेनली कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कितने? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर, या लिख लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है? सेकंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर? देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम्स के बीच में होता है, एटम्स के अंदर होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है वो होता है जो डिफरेंट एलिमेंट के अंदर होता है। डिफरेंट मतलब एटम्स के साथ साथ एटम्स के और जो हैं उनके साथ भी हो सकता है, आपस में डिफरेंट एटम्स के साथ हो सकता है। उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। जो इंटरमॉलिक्यूलर है उसके 2 टाइप्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड होता है वंडरवाल्स बॉन्ड। क्लियर है बात? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूलर कितने होते हैं? 3 टाइप्स के। इलेक्ट्रोवैलेंट, सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट, सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड वन इज आपके कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो ये वाले आपके बॉन्ड्स हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, वो कैसे होते हैं? वीक फोर्स होते हैं, वीक फोर्स, यानी इजीली हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। और जो ये वाले होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स। कैसे होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्लियर हो गया? 2 टाइप्स के होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर के 2 पार्ट्स हैं और इंटरमॉलिक्यूलर के 3 पार्ट्स हैं। ये हाइड्रोजन और वैलेंट कौन सा है? ये वैंडरवाल्स बॉन्ड।
हाइड्रोजन और वैंडरवाल्स ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं ना, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, किस तरीके से मैं बता देती हूँ एक बार। मॉलिक्यूल्स और मतलब ये जो होते हैं कनेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वीक होते हैं। जैसे ये आपका H2O हो गया, H2O हो गया, और ये भी आपका H2 हो गया। तो जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, वो कौन से बॉन्ड हो गए आपके, ये वो कौन से बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको रफली बता दिया है। जो हमें डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है वो कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट, तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसे लिखा रहने देते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट। क्लियर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका, इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस बिटवीन टू एटम्स। क्या हो रहा है इसमें, ट्रांसफर हो रहा है वैलेंस। देखिए दोबारा सुन लीजिए, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन between transfer of valence electrons between two atoms, between two atoms, between two atoms। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है, आपने देखा ही होगा NaCl। NaCl क्या होता है आपका, एक तरीके का सॉल्ट है। क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। कैसे बनता है, क्या बॉन्डिंग होती है, Na का, ये हो गया Na, ये हो गया आपका Cl। जो Na होता है उसका क्या होता है, जो Na होता है उसका होता है 11 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब 281। और जो क्लोरीन होता है उसका क्या होता है 17, यानी 287। क्या, 287। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 281, एक 1 है इसके पास एक्स्ट्रा, 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, इसके पास 7 है, किसके पास, क्लोरीन के पास। तो 1 2 5 7, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। क्लियर। अब देखिए, अब इसने क्या करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे दिया, तो यानी क्लोरीन के पास कैसा, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है और इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दूसरे को। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जो Na है जिसने लॉस किया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज ये दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज ये दिखाता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, अपने उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, जो उसकी वैलेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, लिए हैं, क्या करे हैं, लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई ये बात, ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर है। क्लियर, क्या करा है इसने, Na ने जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि इसके लिए लूज करना इजी था, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था तो अपनी आउटरमोस्ट शेल में से दे देता है, तो इजीली उसने दे दिया किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन को एक चाहिए था क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट शेल में 7 है जो कंप्लीट नहीं है, उसे कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है, तो उन्होंने ले लिया। तो Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक लिया है, और पॉजिटिव का मतलब
इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लियर है बात। तो इसलिए एक कंपाउंड बन गया क्या, NaCl। क्या कंपाउंड बन गया, NaCl। क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर है ये, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े चलिए। अब जो नेक्स्ट आता है आपका वो है कोवैलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है वो आपको इंपॉर्टेंट है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। उसमें क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, पूरी तरीके से वो दे रहा था। इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट, बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स। क्लियर, सेम और डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। क्लियर है। अब जरा इसका बता देते हैं कैसे। देखिए, ये तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और बहुत सारे आपको पता भी होंगे। जैसे मैंने आपको किसका बनवाया था अभी, H2O का बनवाया था। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे, H2O, CO2, C2, H2, O2, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ये सेम सेम एटम्स के बीच में हो रहा है, ये डिफरेंट एटम। ये तो मैं सबके बता देती हूँ। H2O कैसे बनेगा, बीच में ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 6, यानी 6 होते हैं उसकी वैलेंस में। तो हम वैकेंट वाली बना देते हैं, 1 2 3 4, और ये क्लियर है। और यहाँ पर बना दिया हमने इसका 1, ये हाइड्रोजन का हो गया, इसका ब्लू से बनाते हैं, ये हाइड्रोजन का हो गया 1। क्लियर। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब यहाँ बात आई शेयरिंग की। तो इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, ऑक्सीजन से ले लिया। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया, शेयर कर दिया इन्होंने एक एक दूसरे को। ठीक है। और अपने इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर दिए इसने, ऑक्सीजन को दे दिए, ताकि ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीजन की जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बात, सबको क्लियर है ये। क्लियर हो गई ना बात। H2O, तो ये क्या बन गया आपका H2O। इसने अपने हाइड्रोजन ने एक एक ले लिया, तो हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इसने फिर आपने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे शेयर कर दिए, पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं करे, शेयरिंग करे। ये हो गया H2O का। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बनाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे बनेगा, बीच में कार्बन, साइड में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के फिर इसी तरीके से बनेंगे 2 2 2 और ये 1। कार्बन का कितना होता है, 2 6, यानी कि 2 4 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 इस तरीके से बनेगा, 2 4 6 और 2 8, इस तरीके से बनेगा इसका। ठीक है। और यहाँ पर ये कार्बन के आ गए। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कार्बन कंप्लीट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। 4 इसके पास हैं और इसे 4 चाहिए, है ना। तो 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा। अब टोटल कितने होगा इसके पास, 8 होगा। इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, कंप्लीट की। समझ आ रहा है ना आपको मैं कैसे बना रही हूँ, देख लीजिए। देखिए, कार्बन का कितने होते हैं, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो इसने 2 2 दोनों ऑक्सीजन से ले लिए, तो 4 इसकी टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको 2 चाहिए ऑक्सीजन को, 2 इन्होंने कार्बन से ले लिए। तो ये क्या हो गए, पूरे पूरे हो गए इसके 8, और ये इसके भी क्या हो गए, पूरे कंप्लीट 8 हो गए इस वाले ऑक्सीजन के भी। तो कंप्लीट हो गई ये। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया। अब मैं आपको कार्बन का बना के दिखाती हूँ। कार्बन के कितने, 2 4, कार्बन कार्बन 2 और 4, यानी कितने चाहिए इसको, 4 चाहिए। 1 2 3 4, 1 2
देखिए 4 4 चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ले लेंगे, पूरे पूरे ले लेंगे, 8 8 हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड्स बन जाएंगे इसके बीच में। अगर मैं H2 लेना चाहूँ तो H2 का मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, और ये 2 2 हो गए। इनके आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 1 होता है, तो इसलिए उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने एक ही कंपाउंड के साथ, अपने ही एटम के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, H2 बना दिया। ये बात क्लियर है। ये जो मैंने चीजें बताई हैं, जो बातें आपको बताई हैं, बॉन्ड्स बताए हैं, वैलेंसी बताई, क्या आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए चलते हैं फिर। ये जो अब जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट आपका क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या था नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था आपका, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनिए मेरी बात, जो कोऑर्डिनेट है, हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट क्या था, वंडर वॉल्स, वो भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनको नहीं कराया जा रहा, बस आप उनका नाम याद रख सकते हैं। हाँ, एक और चीज, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, यही बॉन्ड है जो आगे मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। पढ़ा होगा ना आपने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया है वो कैसे कैसे। देखिए, जो ये आपका बॉन्ड है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड। कैसा है? जो कार्बन का बॉन्ड है, जब 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो उसे हम बोल देंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है एक साथ, 3 3 की, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये बात सभी को क्लियर है? ट्रिप, सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 पार्ट में डिवाइड होता है कौन, कोवलेंट। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी क्लास समझ आई होगी। बॉन्ड के बारे में बताया मैंने, वैलेंसी के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, है ना, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही तो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। अगर उनकी वैलेंसी फिल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो क्या होंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो आप पूरी क्लास देखिए अच्छे से, दोबारा से स्टार्ट कीजिए, दोबारा देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का फायदा हो सके, उन्हें भी पढ़ने को मिल सके। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वही कराया जाएगा आपको, ताकि आप अपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।